तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मैंने क्लास 10th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टर का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ। जैसे मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या और बहुपद का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं देने वाला हूँ आज से इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, आपको काफ़ी इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखना ही स्टार्ट करते हैं। आप भी बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आएगा आपको उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चंस को बिल्कुल आप कॉपी बनाइए। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखना ही स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखना ही स्टार्ट करते हैं अब आगे क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो देख सकते हैं ये हमारे सामने क्वेश्चन है। बोला है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221, तो x और y होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको x और y का मान निकालना है, जबकि हमारे पास दो समीकरण दिया है, एक ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो मैंने अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों बराबर है नहीं और ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास x वाला ना बराबर है ना ही y वाला बराबर है। ठीक है, तो हमको किसी एक को बराबर करना है, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। ठीक है, तो इसको पहले मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसको समीकरण मैं 2 नाम देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 197 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 जो है इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे 173 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए समीकरण 1 में हम 197 से गुणा करने स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 173 में अगर 197 से गुणा करेंगे तो पहले से मैंने गुणा करके लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ जब आप 173 में 197 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3408। ठीक है, और एक आ जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि x है ना यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा, अगर 197 में 197 से गुणा करते हैं हम तो क्या हमारे पास आ जाएगा 38809, और y हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 29,353 आ जाएगा, 29,353 आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में गुणा कर दिए तो हमारे पास ये वाला आ गया। ये हमारे पास समीकरण 2 है। अगर 173 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या हमारे पास आता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 34,081। ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा 29,929 y बराबर क्या हो जाएगा 38,233 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में 197 से गुणा करके हमने ये ला दिया, और समीकरण 2 में 173 से गुणा करके हमने ये ला दिया। इसके दरमियान मुझे क्या मिला, यानी कि ये दोनों x वाला जो है ना ये दोनों बराबर आ चुका और मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो मैं माइनस कर लूँगा, यानी कि दोनों समीकरण को घटा लूँगा। ठीक है, तो समीकरण ये वाला हमारे पास है, एक से आया जो है ये दो वाला, ये 2 से आया हुआ है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इस दोनों को घटाएंगे अगर हम तो हमारे पास मिल जाएगा 8880 y। ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू मिल जाएगा 8880, लेकिन ये हमारे पास माइनस में मिलेगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास बराबर हो चुका है, तो मैं एक बार में कटा लूँगा तो -1 आ जाएगा। y का मान हमारे पास क्या आ गया, -1 आ चुका। ठीक है, y का मान हमारे पास -1 आ चुका, तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या दिया हुआ था, तो देखिए हमारे पास क्या दिया था 173, मैं नीचे लिख देता हूँ 173 x है
प्लस 197 वाई बराबर 149 था ना। तो देखिए वाई का मान रखते रहते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 173 एक्स प्लस 197 गुणे वाई का वैल्यू -1 बराबर 149। ठीक है, यहाँ पर 173 एक्स माइनस 197 बराबर कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 173 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 149 प्लस 197, तो 173 एक्स बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए तो हमारे पास हो जाएगा 346। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो अब देख सकते हैं वाई का जो मान है ये हमारे पास आ चुका -1 और एक्स का मान आ चुका हमारे पास कितना, यानी कि 2 आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक्स कोमा वाई बराबर लिख सकते हैं 2 -1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन हमारे पास है 2 -1, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो थोड़ा सा बुक को ऊपर हमको करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 तो 10 का पावर -y बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर लिख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ था, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दिया था तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 का पावर 2, क्योंकि 25 जो है ना राइट हैंड साइड में, इसको बोला जा सकता है कि 5 का पावर 2। ठीक है, देखिए अगर पॉसिबल हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के जैसा बना दीजिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे 10 का पावर वाई कर सकते हैं और होल पावर क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये पहले क्लास में आपको बताया गया होगा कि a का पावर m और होल पावर अगर n होता है तो मैं इसको बोल सकता हूँ a का पावर m और गुणे n। ठीक है, जैसे देखिए a का पावर, यहाँ पर a का पावर m इंटू n है ना, जैसे यहाँ पर 10 है ना तो ये a है और यहाँ पर m इंटू n है। ठीक है ना, पावर में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके a का पावर m इंटू n, यानी कि 10 का पावर मैं y कर सकता हूँ और होल पावर क्या कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे को फ़ायदा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 10 का पावर y बराबर 5। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे अगर इसके नीचे 1 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ ऐसे में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको पलट दूँ, जैसे यहाँ पर 1 में क्या हो जाएगा 10 का पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पलट सकता हूँ 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ पता है कैसे, यानी कि 10 का पावर -y, क्योंकि जब ये हमारे पास ऊपर जाता है, जब ये जो हर होता है ना और जो पावर में y है हमारे पास, तो ये क्या होगा यानी कि ऊपर जाकर के माइनस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 का पावर -y, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। तो हमसे पूछ रहा था कि 10 का पावर -y क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि 1/5 होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो हमारे पास है वो 1/5 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना, ठीक है, जैसे 2x - y और यहाँ पर बराबर 2 जगह दिया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर माइनस कर दूंगा -3 और बराबर 0, यहाँ पर कोमा 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 y = -1 नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो समीकरण है इस दोनों समीकरण को मैं ले लूँगा अपनी कॉपी पर। तो समीकरण बोला हमारे पास कि 2x - y बराबर 2x - y और -3 यहाँ पर बराबर है ना 2 जगह, तो मैं एक जगह माइनस कर लूँगा, जैसे -3 हो जाएगा हमारे पास = 0 और हमारे पास है दूसरा समीकरण 2kx + 7y - 5 = 0। ठीक है, तो हमारे पास x = क्या दे दिया हुआ है 1 और y = क्या दे दिया हुआ -1। ठीक है, और बोला इसका एकमात्र हल नहीं है, ये बोला हुआ है कि का एकमात्र हल नहीं है, तो मैं नहीं को हटा दूंगा क्योंकि मैंने गूगल से चेक किया हुआ है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मैंने सर्च किया तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, तो मैं नहीं को नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यानी कि आप बोल सकते हैं कि x = 1 और y = -1 है। ठीक है ना, ऐसे करके चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, जैसे अगर ये
हल अगर है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 अगर हल है इस समीकरण दोनों के लिए, तो हम लोग को k का मान निकालना है। ठीक है, देखिए अगर मैं x का मान इस समीकरण में रखता हूँ, ये जो हमारे पास समीकरण दे दिया हुआ है, और y का मान मैं रखता हूँ -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मिलकर ये सब कुछ सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए 2x है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस y का वैल्यू कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं -1 कर दूंगा, और फिर -3 है ना, तो -3 कर दूंगा बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। हालांकि मुझे इसको हल नहीं करना है, बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 1 2, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 -3 इक्वल टू 0। तो 3 -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ये हमारा हल है। ठीक है, किसके लिए, इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी ऐसे करके हम वैल्यू पुट कर देंगे x का और y का। इसके कारण इसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, यानी कि k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया यहाँ पर, और हमारे पास k के जगह पर k हो जाएगा। x के जगह पर जो मान है हमारे पास, जैसे मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 रख लेंगे, +7, और y का वैल्यू हमारे पास -1 है, तो मैं -1 यहाँ पर भर लूँगा, और -5 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -5 भर लूँगा। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दूँगा, 0 कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मुझे खोलना पड़ेगा। चलिए आप देख सकते हैं, हालांकि जल्दी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है, जगह कम है, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, खुल नहीं रहा बिल्कुल, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 में k से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2k आ जाएगा, और यहाँ पर 7 है, -1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद -7 आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसको और भी सॉल्व करते हैं। तो 2k -7 5 कितना हो जाएगा, 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं आप, हमारे पास क्या आंसर आ पाता है। 48 का जो हमारे पास आंसर आया हुआ है वो 6 आया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में सी बोल रहा -7। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, तो मैं सही 6 को ही सही कर दूंगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं। चलो आप चेक भी कर सकते हैं नेट से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है 49 में। यहाँ बोला कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण को मैं अपनी कॉपी पे लिख दूंगा। क्या है हमारे पास, x + 2y = 5 है, और हमारे पास बोला है 3x + 12y = 10। ठीक है, तो एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआ में हल होंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं अब हम। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण है और यहाँ पर समीकरण है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं a1 बटे में a2, यानी कि a1 हमारे पास क्या है, 1 है, a2 हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो 1 बटे में 3 हो जाएगा, इक्वल टू कर देते हैं, देखते हैं कि क्या ये इक्वल हो पा रहा है कि नहीं। तो 2 और यहाँ पर 12 है, यानी कि b1 और b2 जो हमारे पास है 2 बटे में 12 है, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, 2 जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर देखें आप तो 1 बटे 3 आ गया, और यहाँ पर 1 बटे में 6 आ गया। क्या आपको लग रहा है ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है ना। तो अगर ये बिल्कुल बराबर नहीं होता है तो केवल एक हल होता है। ठीक है, एक हल हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं आंसर क्या हो पाता है। केवल एक हल, आप एकल हल भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा तो एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, एक रैखिक बोला हुआ है। ठीक है, अगर द्विघात बोलता तो 2 घात होता है, त्रिघात बोलता तो 3 घात होता है। ठीक है, तो चलिए रैखिक समीकरण के लिए घात जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो 50 का मैं ऑप्शन सी कर लूँगा। ठीक है, सही। चलिए अब देखना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बोला एक रैखिक समीकरण का, ये तो मैंने लिख दिया, बता दिया ना आपको, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और यहाँ पर कॉमा 4x + 6y = 9 निकाय है। ठीक है ना, तो हमको
इसको देखना है और सही करना है। इसमें से ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। असंगत, इसका अद्वितीय हल, ठीक है, इनका अद्वितीय हल, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले इस दोनों समीकरण जो दिए हैं हमारे पास, उसको मैं अपने कॉपी पे लिख देता हूँ। तो 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9, ठीक है, हमको निकाय देखना है। तो देखिए चलिए सबसे पहले a1 बटे में a2 देखते हैं क्या होता है। तो 2 बटे में क्या हो जाएगा 4, हमारे पास b1 बटे में b2 क्या होगा, तो 3 बटे में 6 हो जाएगा। अगर c1 बटे में c2 देखते हैं, इसको हम लोग अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5 और यहाँ पर -9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसको ऐसे करके कर लिया, यानी कि a1 बटे में a2 b1 बटे b1 बटे में b2 = c1 बटे में c2। देखते हैं कि कौन कौन सा बराबर हो पाता है। जैसे 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, 3 दूनी का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए 1/2, यहाँ पर 1 बटा, यहाँ हमारे पास 1 बचा। तो 1/2 इक्वल हो पा रहा, जबकि अगर देखेंगे तो 5/9 ये इक्वल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर 5/9। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर हो पाएगा, देख लेते हैं, असंगत हो पाएगा इसका, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 51 का आंसर है वो क्या है, असंगत है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन में क्या करूँगा, ऑप्शन बोल दूंगा कि असंगत, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 बोला, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, ठीक है, वह समीकरण निकाय का हल कहलाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें, मैंने बहुत डीपली बताया हुआ आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अद्वितीय हल के लिए जो होता है, ठीक है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अविरोधी हो जाएगा। तो 52 का हम बी आंसर, बी जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। देखिए अगर कोई हल नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि विरोधी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर युगपत समीकरण निकाय का कोई अगर हल नहीं होता है तो वो समीकरण क्या कहलाता है, यानी कि विरोधी कहलाता है। ये सब चीज़ बिल्कुल आप याद कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल छूट नहीं पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। इसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे समय वेस्ट करना चाहिए और फिर से आपको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, तो देखिए आपको बिल्कुल अब थोड़ा बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ बोला क्वेश्चन 54 कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है, ठीक है। तो देखिए युगपत समीकरण का अगर युगपत समीकरण निकाय का अगर अनगिनत हल होता है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है। तो मैं ऑप्शन सी को सही कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोला, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसको। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। ये आप देख सकते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बोला हुआ है वक्र रेखा, सरल रेखा, वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सरल रेखा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे आपको, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियाँ हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता होगा प्रत्यक्ष विधि होता है, विलोपन विधि होता है, और क्या होता है, यानी कि ब्रज गुणन होता है, ठीक है। 3 प्रकार की विधियाँ होती है समीकरण को हल करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 बोला, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल पता है कब होता है, यानी कि a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है ना, तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में 57 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 58 बोला यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 में x का मान 2 तो y का संगत मान है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ अपनी कॉपी पर। यहाँ पर बोला हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और x का मान हमारे पास क्या है, 2 है, तो y का संगत मान निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा जहाँ पर x इक्वल टू 2 है ना, तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 रख लूँगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, 13 माइनस 4, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 9 हो गया, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारे पास आंसर आ गया वो कितना आ गया, यानी कि 3 आ चुका। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 का हमारे पास जो आंसर आया 3 आया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 बोला के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमारे पास दो समीकरण दे रहा, देख सकते हैं आप, x प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 15। ठीक है, क्या बोला हुआ है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसको मैं पहले अपनी कॉपी पे लिख लेता हूँ। ठीक है, दोनों समीकरणों को। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 और हमारे पास दिया हुआ 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूँ। अगर देखिए हमारे पास क्या बोला हुआ है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब क्या होता है पता है, देखिए मैं बताता हूँ। इवन बटे में a2 इक्वल टू b1 बटे में b2, तो हमारे पास b1 है 2 और b2 हमारे पास k है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास c1 बटे में c2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इतना तक हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए अगर कोई हल नहीं होता है तो इस कंडीशन के लिए हम लोग ऐसे करके अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास के यहाँ पर है, तो मैं इसको इक्वल करूँगा तो के हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल टू 6 आ गया। और देखिए यहाँ पर अगर के में मैं यहाँ पर कटा भी सकता हूँ, 5 नहीं 15, और यहाँ पर के में 1 से गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू दिया हुआ, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ बोला के इक्वल टू 6 और यहाँ बोला के नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऑप्शन को थोड़ा जांच कर लेते हैं आखिर हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पर 3 बटे में 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, तो कोई नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, को देखिए यहाँ पर हमारे पास बोला है क्वेश्चन में ना, मैं क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाता हूँ। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, यानी कि के जगह पर ऐसा क्या रखे ना जिसका कोई हल नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा हल ही नहीं है ना जिसको हम लोग के जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, समझ के बात को ना। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 जो है वो ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 तथा के एक्स प्लस 9y इक्वल टू 15 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए मैं इस समीकरण को अपनी कॉपी पे लिख लूँगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और हमारे पास दिया हुआ है के एक्स प्लस 9y इक्वल टू 15 का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अद्वितीय हल के लिए a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 कर दूंगा, तो 2 बटे में k इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो k में 1 से गुणा करेंगे k हो जाएगा, और 3 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि k नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है,
तो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो पाता है हमारे पास, कि नॉट इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मन लगा कर पढ़ते होंगे। मैंने 2 दिन या 3 दिन मैंने वीडियो अभी नहीं डाल पाया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।